वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे और ऑनलाइन क्लास का लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। देखिए, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर तो प्रारंभ कर चुके हैं 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 6ठा अध्याय, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसमें बहुत कुछ बातें हैं। हमने DNA के बारे में जाना, RNA के बारे में जाना, दोनों में डिफरेंस जाना, DNA के एक एक पार्ट्स, एक एक अणु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया और हमने यह भी पता किया कि किस प्रकार से एक वंश से दूसरे वंश में गुण भी जाते हैं। DNA प्रतिकृति को मैंने संक्षेप में बताया था कि DNA प्रतिकृति किस प्रकार से होती है। आज मैं DNA के प्रतिकृति की चरणबद्ध तरीके बताऊंगा कि DNA की प्रतिकृति जो बनती है वह कैसे और कितने चरणों में बनती है। सबसे पहले मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि DNA प्रतिकृति का मतलब क्या होता है। तो ये जैसे कि DNA है, इस DNA से हमें जानना है कि एक दूसरा DNA का अणु कैसे बन जा रहा है। इसी को हम लोग प्रतिकृति कहते हैं या रेप्लिकेशन कहते हैं या प्रतिकरण कहते हैं। ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। हालांकि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो DNA प्रतिकृति के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उनका कोई ठोस जो है सबूत नहीं है। ठोस सबूत का मतलब अभी जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वह एक प्रयोग के आधार पर, हमारे अनुमान पर आधारित है। अतः अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से अपने ये प्रोसेस को, अपने विधि को यहाँ बयान करते हैं। यहाँ हमें अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्ययन करना है कि अभी तक के जानकारी के अनुसार, यानी अभी तक के प्रयोग के अनुसार किस प्रकार से DNA का प्रतिकरण होता है, यानी प्रतिकृति का निर्माण होता है। प्रतिकरण एक विधि हम कह सकते हैं और प्रतिकृति एक DNA से दूसरा जो बनता है इसको प्रतिकृति कह सकते हैं कि इसका यह प्रतिकृति है। इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, DNA रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं अलग अलग चरणबद्ध तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पेश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, पहला जो चरण है वह है प्रारंभन। प्रारंभन का मतलब प्रारंभ शब्द से आप लोग परिचित होंगे। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर DNA में कैसे प्रतिकरण के लिए प्रारंभन होता है, यानी किस प्रकार से एक DNA से जब दूसरा DNA बनता है तो किस प्रकार प्रारंभ होता है, उसके क्या कौन से चरण होती है। तो इसके लिए देखिए, इसेरिशिया कोलाई में यह अध्ययन किया गया है, प्रयोग किया गया है और पाया गया है कि इसेरिशिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है उसमें DNA का प्रारंभन जो होता है वह मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स के मदद से यह कार्य प्रारंभ होता है इसेरिशिया कोलाई में। और उन सबको, जितने भी एंजाइम्स इस DNA के प्रतिकरण में स्टार्ट होने के लिए जितने भी एंजाइम्स लगते हैं उनको हम लोग साइंस में रेप्लिकेशन apparatus या रेप्लियोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसेरिशिया कोलाई में एक DNA से दूसरा DNA जब बनता है तो सबसे पहला जो स्टेज है, चरण है, उसको हम लोग प्रारंभन कहते हैं। और इस प्रारंभन की क्रिया में जितने भी एंजाइम्स भाग लेते हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स जो होते हैं वो DNA के प्रतिकरण को स्टार्ट करने में सहायता करते हैं, उन सबको हम लोग मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स या रेप्लिकेशन apparatus के नाम से जानते हैं। ये प्रारंभन की अगर बात करूँ तो देखिए, हम जानते हैं कि DNA की दो लड़ियाँ होती हैं। अब ये दो लड़ियां जो होती है, एक जो होती है हम जानते हैं 5 डिग्री से 3 डिग्री और दूसरा जो होता है 3 डिग्री से 5 डिग्री होता है। तो ये किस दिशा में, ऐसे प्रारंभन होगा या ऐसे प्रारंभन होगा, कैसे होगा? तो इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो एक या दोनों दिशाओं में यह प्रारंभ हो सकता है।
एक दिशा में भी हो सकता है और दूसरे दिशा में भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो परारंभन होता है यानी DNA का जो प्रतिकरण होता है वह 5 से 3 डिग्री की दिशा में होता है, जिसको सतत प्रतिकरण भी कहते हैं। यह सतत रूप से होता है और 3 से 5 डिग्री के तरफ 3 से 5 डिग्री की दिशा में जो प्रतिकरण होता है वह असतत रूप से होता है। यानी हम कह सकते हैं एक दिशा में भी हो सकता है और 2 दिशा में, दोनों दिशाओं में हो सकता है, चाहे वो सतत हो या असतत हो। तो इस प्रकार से परारंभन प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर हमारा जो चरण है परारंभन के बाद क्या होता है, कुंडली का खुलना। कुंडली का खुलना का मतलब जैसे ऐंठन आप समझ रहे हैं, रस्सी जो है अगर 2 धागे हैं, 2 धागे को ऐंठ कर रस्सी बनाया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ आपको कि कोई भी अगर रस्सी है तो रस्सी को आप खोलेंगे ना, उसको सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हूँ कुंडली का खुलना। जो कुंडली ऐंठा हुआ रहता है यह धीरे धीरे क्या होता है, खुलता है और खुलकर इसके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, दोनों धागे जो होते हैं वह अलग अलग, जैसे आप रस्सी को, पुराना रस्सी को भी अगर आप खोलेंगे तो खोलने के बाद देखिएगा नीचे का जो 2 छोर होता है वह ऐसे अलग अलग दिखेगा, है ना। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं कुंडली का खुलना। कुंडली खुल जाता है और यहाँ एक आकृति दिया हूँ, मैं रस्सी को नीचे से ऐसे पकड़ा हूँ तो उसके दोनों छोर अलग अलग दिख रहे हैं। या मैंने आपको बताया था कि चेन, जीप जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जैसे ये है तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बन जाती है, फॉर्क की आकार की आकृति बन जाती है ना। तो ये जो खुलता है ये वाई आकार का होता है। इस वाई आकार को आप जान लीजिए कि इसको प्रतिकृति या प्रतिकरण शाख कहते हैं। प्रतिकृति शाख भी कह सकते हैं और प्रतिकरण शाख भी कह सकते हैं। इसके लिए देखिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले ये कब खुलता है तो आप जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड के बीच बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो क्यों खुलेगा, कब खुलेगा, किस स्थिति में खुलेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये द्विकुंडलित खुलने के लिए यानी ये शाख, प्रतिकरण शाख बनने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बंध टूटता है। हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो उसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वे अलग अलग होंगे, तभी जाकर ये वाई आकृति बनेगी। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ वाई प्रतिकृति या प्रतिकरण शाख जो बनता है वह इसमें बहुत सारे, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ रेड प्रोटीन, SSB प्रोटीन, ये 2 प्रोटीन्स हैं जो ये खुलने में मदद करते हैं। और रही बात हाइड्रोजन बंध टूटने की, तो हाइड्रोजन बंध टूटने के लिए जो एंजाइम लगता है उसको हेलिकेज एंजाइम, मुख्य रूप से सबसे अधिक जो है हेलिकेज एंजाइम ही लगता है अधिकांशतः। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हेलिकेज एंजाइम के साथ साथ और भी एंजाइम्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम कंफर्म हेलिकेज एंजाइम है जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। ऐसे नाम दिया गया है। इस हेलिकेज एंजाइम के साथ अन्य एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो इस शाख को बनाएंगे यानी कुंडली को खोलेंगे, और उन सभी एंजाइम्स को मिलाकर हम ट्रोपो आइसोमेरेज कहते हैं। सभी एंजाइम्स जो कुंडली को खोलने में मदद करते हैं, जिसमें से एक एंजाइम प्रमुख है जिसको हम लोग हेलिकेज एंजाइम के नाम से जानते हैं, वह जो हेलिकेज एंजाइम जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है, उन सभी एंजाइम्स को मिलाकर हम लोग ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। और ये प्रतिकृति या शाख बनाने में 2 प्रोटीन काम करते हैं, रेड प्रोटीन और SSB प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में ही, कोशिका में ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, चलिए तीसरा हमारा जो चरण है, जब कुंडली खुल जाएगा तो क्या होगा। तो कुंडली खुल जाने के बाद आप समझ सकते हैं, जैसे कुंडली खुल गया और ये 5 डिग्री से 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री से 5 डिग्री है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ सतत रूप से जो है 5 से 3 डिग्री की तरफ हम समझते हैं कि सतत रूप से जो है रेप्लिकेशन बनता है। तो ये जो स्ट्रैंड बनता है, इसका जो पेयर बनना प्रारंभ होता है, उसी को हम लोग
प्राइमर स्ट्रैंड्स कहते हैं या नए स्ट्रैंड्स कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हम जानते हैं ये टुकड़े टुकड़े बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा, तो ये नए नए टुकड़े भी बनते हैं और सतत रूप से यहाँ पर जो बनता है तो ये भी आरएनए का छोटा टुकड़ा होता है, या आरएनए का, देखिए मैं लिखा हूँ आरएनए का छोटा टुकड़ा, उसी को हम लोग नया स्ट्रैंड कर सकते हैं या उसी को हम लोग प्राइमर के नाम से जानते हैं। ये जो नया स्ट्रैंड बनता है शाख बनने के बाद, है ना, डीएनए प्रतिकृति के लिए दो स्ट्रैंड जरूरी है, एक स्ट्रैंड तो पहले से है और दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा उसको नया स्ट्रैंड कहेंगे या प्राइमर कहेंगे, जो आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। आरएनए का छोटा सा टुकड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक सिंगल धागे की बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सिंगल स्ट्रैंड होगा तो क्या कहेंगे उसे? आरएनए ही ना कहेंगे। तो आरएनए की एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नए स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये नए स्ट्रैंड्स के लिए जो एंजाइम काम करता है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज, चूंकि ये आरएनए के रूप में है और यहाँ पर जो पॉलीमरेज काम करेगा, जो एंजाइम काम करेगा, उसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीसरा चरण आपको बताया कि प्राइमर स्ट्रैंड्स का निर्माण। अब हम चौथे स्ट्रैंड एंड लास्ट स्ट्रैंड की बात करेंगे, स्टेज की बात करेंगे, नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि। ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, जैसे जैसे वाई शाख बनते जाएगा, यानी प्रतिकृति शाख बनते जाएगा, खुलते जाएगा, तो खुलने के साथ साथ इसके लंबाई में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, है ना, लास्ट में। और बढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर से एक डीएनए से दूसरा डीएनए हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये नया जो स्ट्रैंड है उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, और ये नया स्ट्रैंड जो हम लोग कहे थे प्राइमर कहे थे या आरएनए के छोटे टुकड़े कहे थे, वह आरएनए का छोटा टुकड़ा जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि पूरक न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एक प्रकार का पूरक न्यूक्लियोटाइड्स। पूरक न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहते हैं? पूरक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इधर ए है तो इधर निश्चित रूप से टी होगा, इधर सी होगा तो इधर जी होगा, यानी ये जो नया प्राइमर बनता है ये भी एक जो है पूरक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो हम समझ सकते हैं ये पूरक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और धीरे धीरे जब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो ये पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित कर लेंगे, और आकर्षित करके यहाँ एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा और यहाँ भी नया स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं बताया, जहाँ तक आपको याद होगा, पिछले क्लास में भी हमने प्रतिकृति के बारे में संक्षिप्त रूप से बिना स्टेज का जानकारी दिया था। उसमें मैं आपको बताया था कि जो स्ट्रैंड यहाँ जो बन रहा था सतत रूप से, या सतत रूप से सबसे पहला स्ट्रैंड बनता है सतत रूप से, और इसीलिए इसको हम लोग अग्रज स्ट्रैंड कहते हैं। जो सतत रूप से 5 डिग्री से 3 डिग्री के तरफ जो नया स्ट्रैंड बनता है, याद रखिए, उसको हम लोग अग्रज स्ट्रैंड के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार 3 से 5 डिग्री के तरफ जो असतत रूप से जो प्राइमर बनेगा, नया स्ट्रैंड बनता है, वह 3 से 5 डिग्री को हम लोग पश्चगामी स्ट्रैंड कहते हैं। या पश्चगामी क्यों? क्योंकि यह बाद में होता है, अग्रज पहले बनेगा, पश्चगामी बाद में बनेगा, तो पश्चगामी स्ट्रैंड बन गया। और ये मैं बता दूं कि ये जो भी स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम का नाम जो है वह डीएनए पॉलीमरेज है। जब नया स्ट्रैंड बनकर डीएनए बनाने के काम में लग जाता है तो वहाँ पर वही आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के रूप दिखाई देने लगता है तो हम ऐसा मानते हैं अब वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है बदलकर अब डीएनए पॉलीमरेज में बदल गया है, मतलब बन गया है। तो ये आप समझ में आ गया कि 5 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ अग्रज स्ट्रैंड बनता है और 3 से 5 डिग्री की तरफ जो है पश्चगामी स्ट्रैंड बनता है। अब आपके पुस्तक में एक और छोटा सा हेडिंग दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, जिस टॉपिक को, जिस हेडिंग को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप देखिए, दिया हुआ है संतत एवं अर्धसंतत प्रतिकृति। संतत और अर्धसंतत प्रतिकृति क्या होती है? देखिए, जब ये डीएनए बनता है, हम अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो हमारा पुराना वाला था और ये भी पुराना वाला था। तो ये जो नया स्ट्रैंड बना, ये देखिए ये पुराना वाला था और ये देखिए ये पुराना वाला था, है ना।
तो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को संतत कहते हैं। क्या कहते हैं? संतत। या अर्ध संतत प्रतिकृति क्यों कहते हैं? अर्ध संतत का मतलब हुआ कि ये आधा ये जो बना इसमें आधा संतत है और आधा पेरेंट्स यानी जनक का है ना, इसलिए अर्ध संतत प्रतिकृति भी कह सकते हैं। जो भी डीएनए से, एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बनता है वो अर्ध संतत प्रतिकृति होता है, और ये संतत प्रतिकृति होता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो काम करता है वह आप याद रखिए कि सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज, हमने बताया है कि एक डीएनए प्रतिकृति के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है, तो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही कार्य नहीं करता है। ऐसे भी आप जान लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स की चर्चा करूँगा। यहाँ पर याद रखिए कि जहाँ पर सतत रूप से आरएनए प्रतिकृति बनती है, सतत रूप से हम नया स्ट्रैंड या प्राइमर के निर्माण करता है जो होता है, उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कहीं पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, सॉरी नहीं लिखा है तो आप जान लीजिए यहाँ पर ये जो सतत जो प्राइमर बनता है यह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनता है, और असतत रूप से जो यह टुकड़ा के रूप में आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा बनता है वह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ये जो भी टुकड़े बनते हैं ये टुकड़े डीएनए लाइगेज के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। लाइगेज आप समझ सकते हैं सीमेंट की तरह, जैसे ईंट और ईंट को जोड़ देने का काम करता है सीमेंट, उसी तरह डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स बने हैं यानी जो टुकड़े बने हैं इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है डीएनए लाइगेज। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टुकड़े होते हैं इसी को फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट। और इन फ्रैगमेंट्स को, चूंकि ओकाजाकी नाम का एक वैज्ञानिक था, ओकाजाकी ने इस डीएनए फ्रैगमेंट्स का पता लगाया था, इसीलिए इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से आज तक भी हम लोग जानते हैं। जो भी टुकड़े बनते हैं जिन टुकड़ों को डीएनए लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है उन छोटे छोटे टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ये टुकड़े रूप में होते हैं और सतत स्ट्रैंड होते हैं। और एक और जानकारी आपको दे दूं स्पेशल कि ये जो टुकड़े होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े जो आरएनए के बनते हैं, हम यूं समझ लें, और बाद में चलकर यह जुड़कर तब नहीं आरएनए का पूरा बनता है, या हम लोग कह सकते हैं अर्धसंतत प्राइमर बनता है। तो ये जो टुकड़े जो होते हैं, एक टुकड़े में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनता है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा 1000 से लेकर 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। इसमें जो सतत बनते हैं वह बेस जो होते हैं यानी नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वह लगभग 1000 से 2000 होते हैं। उतने बड़े है ना का एक टुकड़ा होता है। प्रत्येक टुकड़े में देखिए लिखा हूं, प्रत्येक टुकड़े में 1000 से 2000 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स होते हैं, है ना। और ये जुड़ने का कार्य करता है डीएनए लाइगेज में। एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, वह इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि डीएनए टुकड़े को जोड़ने का कार्य जो करता है वह डीएनए लाइगेज करता है। सतत रूप से जो नया स्ट्रैंड प्राइमर बनाता है वह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। असतत रूप से जो आरएनए का टुकड़ा बनता है या यूं कहें कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण होता है वह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बनता है। तो ये था हमारा कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बन जाता है, यानी उसकी प्रतिकृति कैसे बन जाती है। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। डीएनए के बारे में हमने प्रतिकरण जान लिया, आखिर डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए आज हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, डीएनए के गुण की बात करें या डीएनए के कार्य की बात करें
तो ये इन सभी कार्यों को जो आज हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, आज हम लोग इनको यूज में लाते हैं, मैं 1 से लेकर 7 तक 7 टुकड़ों में बांट दिया हूँ। यहाँ मैं आपको अब सबसे पहले मैं बताऊँगा आनुवांशिक गुणों का भंडारण। डीएनए के बारे में अगर सब कुछ लोग अगर जानते हैं आज भी, तो यही जानते हैं कि कोई भी जो जीव है उस जीव के सारे गुणों का भंडार जो होता है वह डीएनए में ही होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी का लक्षण ठीक नहीं है तो कहते हैं उसका डीएनए ठीक नहीं है, या जाओ डीएनए टेस्ट कराओ, या आप अपने माता पिता के हैं कि नहीं है इसके लिए जांच कराओ। तो इसके लिए कौन सा जांच करवाते हैं? डीएनए की जांच करवाते हैं। यानी एक डीएनए क्या करता है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होता है या किसी एक जीव का जो गुण होता है वह पूरा संजो कर रखता है डीएनए में, और इसी का परिणाम है जिसके कारण जो है एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा होता है, कुत्ता पैदा नहीं होता, और कुत्ता का बच्चा जो है कुत्ता ही पैदा होता है, बिल्ली नहीं पैदा होती। यानी हर एक जीव जो है अपने ही तरह के संतति को जन्म देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ये आनुवांशिक गुणों का भंडारण करता है डीएनए। अगर डीएनए नहीं होता तो आनुवांशिक गुणों का भंडार नहीं होता, और फिर से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकृति में कितनी लीलाएं होती। दूसरा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए पैतृक गुणों का संचरण। पैतृक गुणों का संचरण का मतलब मैं अभी बताया कि आप या हम हैं तो अपने माता पिता के गुणों के जैसा हम भी गुण रखते हैं, यानी हम अपने माता पिता के समान हैं, और हमारे माता पिता वो अपने माता पिता के गुणों का भंडारण करते हैं, संचरित करते हैं, रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए मैं लिखा हूं पैतृक गुणों का संचरण का मतलब यह हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ भी गुण होता है, जैसे लंबे नाक वाले खानदान जो है उनके खानदान में सब लंबे नाक वाले ही होते हैं, चपटे नाक वाले उनके खानदान में सिर्फ चपटे नाक वाले ही होते हैं। इसका कारण क्या है कि वे पैतृक गुणों का संचरण करते हैं, और ये संचरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए के अंदर ही सूचनाओं का भंडारण होता है, और वही भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहता है। तो अब चलिए हम लोग तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रोटीन संश्लेषण का संचालक होता है। आप जानते हैं क्यों? अगर मैं यूं कहूं तो 1 नंबर और 2 नंबर का ये कारण है कि ये किस प्रकार से अपने पैतृक गुणों का भंडारण करते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सूचनाओं का संचरण करते हैं। तो इसका कारण एकमात्र है कि ये प्रोटीन संश्लेषण के संचालक होते हैं। हम जानते हैं नाक का लंबा होना, या हमारे त्वचा का रंग का होना, आँख का रंग का होना, हमारा जीभ ऐसा होना, हमारा दांत ऐसे होना, हमारा शरीर का ढांचा ऐसे होना, ये सब के सब ढांचे या रंग या लंबाई या चौड़ाई या मोटाई ये सब प्रोटीन के ही कारण होते हैं। आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में जिस प्रकार के प्रोटीन बनते हैं उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और तो ये लक्षण जो दिखाई देते हैं यानी हम अपने माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं। और माता पिता के जैसे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में जिस प्रकार का प्रोटीन बनता था उसी प्रकार का प्रोटीन हमारे बॉडी में भी बन रहा है। तो मुख्य रूप से जो डीएनए जो है क्या करते हैं, आपको मैं पिछले क्लास में बताया हूँ कि मैसेंजर आरएनए होता है। डीएनए से ही मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और वही मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए राइबोसोम्स के पास जाकर और प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनते हैं उन सभी प्रोटीनों का संचालक यानी कैसा प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो अम्ल रहेंगे, उन सब का संचालक अगर होगा तो डीएनए ही होगा। इसीलिए हमने डीएनए के बारे में लिखा है यह प्रोटीन संश्लेषण का संचालक होता है। चौथा चीज जो है उत्परिवर्तन के द्वारा नए जीव का निर्माण करना। देखिए ये डीएनए जो है हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा अस्थाई होता है। अस्थाई यानी इसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत धीरे 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 लाखों करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे कुछ न कुछ उत्परिवर्तन होता है जिसके कारण नए जीन बनते हैं। और नए जीन का मतलब क्या हुआ? नए
प्रोटीन वाला जीवधारी। और नए प्रोटीन वाला जीवधारी का मतलब क्या हुआ कि नए गुणों वाला जीवधारी, और नए गुणों वाला जीवधारी का मतलब क्या हुआ, एकदम नया जीव। जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं बंदर से मनुष्य बन गया, बंदर से चिंपांजी बन गया, गोरिल्ला, ये सब एक ही खानदान के हैं, लेकिन थोड़े थोड़े उत्परिवर्तन जो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो थोड़ा थोड़ा उत्परिवर्तन होता है, उस उत्परिवर्तन का कारण है कि नए जीन का निर्माण हुआ, और नए जीन का कारण है कि नए प्रकार के जीव भी इस प्रकृति में आए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक यह भी कार्य है कि धीरे धीरे समय बीतते बीतते थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाते और अचानक जो है उसमें क्या कहा जाता है कि उत्परिवर्तन हो गया। परिवर्तन से विशेष परिवर्तन जब हो जाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है, और यह उत्परिवर्तन नए गुणों को लाता है, नए प्रोटीन्स का निर्माण करता है और नए जीवधारी को लाता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है आज डीएनए का, वह देखिए उन्नत डीएनए के अणु। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए में हम क्या कर धीरे धीरे उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि डीएनए के उन्नत अणु बनते जाते हैं। देखिए जब डीएनए में गड़बड़ी होगी तो डीएनए तो घटिया किस्म का बनेगा और बढ़िया किस्म का बनेगा, उन्नत किस्म का भी बन सकता है और निम्न कोटि का भी बन सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि बदलते परिवेश में जो निम्न कोटि, तभी उसे निम्न कोटि कहते हैं जो बदलते परिवेश के अनुसार वह सहन नहीं कर पाता है, बियर नहीं कर पाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नए परिवेश के साथ जो जीवधारी जी जाते हैं, हम मानते हैं कि उसका डीएनए जो है उन्नत किस्म का है। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन का ही परिणाम है कि उत्परिवर्तन के कारण जो है डीएनए अणु के उन्नत किस्म बनते हैं। और उन्नत किस्म बनने में एक और भी काम है कि जो रोग होते हैं उस रोगों को उपचार करने के लिए, रोगों को खत्म करने के लिए हम जानते हैं कि नए नए दवाइयाँ चाहिए। दवाइयाँ मतलब नए नए रसायन, नए प्रोटीन, और वो नए प्रोटीन अगर बाहर नहीं बना सकते हैं किसी अन्य जीवधारी में, तो हम किसी व्यक्ति का या किसी कोशिका का डीएनए ही बदल दें। जब डीएनए उसका बदल देंगे, नया डीएनए उसमें डाल देंगे तो नया प्रोटीन बनेगा, और वह नया प्रोटीन सारे अगल बगल की कोशिकाओं को ठीक कर सकता है। आज भी कैंसर और न जाने बहुत सारे रोग हैं जिनका जो है इलाज जो है उन्नत किस्म के डीएनए तैयार करके किया जाता है। तो ये डीएनए का एक काम है कि रोगों के उपचार में भी सहायक होता है। कब? जब यह उन्नत किस्म का डीएनए बन जाता है तब। अब मैं बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना। मैं अभी बताया कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो किसी के शरीर में डायरेक्ट हम बना सकते हैं, मगर जैसे इंसुलिन का मैंने नाम लिया था, इंसुलिन जब किसी बॉडी में सही मात्रा में नहीं निकलता है तो बाहर से हम इंसुलिन लाते हैं। तो बाहर से इंसुलिन जो है कहाँ से आता है आखिर में, तो इसेरेसिया कोलाई से आता है। इसेरेसिया कोलाई में हमने क्या किया है, उसके डीएनए को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसके डीएनए का छोटा सा टुकड़ा को काट कर ये इंसुलिन पैदा करने वाले जीन को, डीएनए के टुकड़े को इसेरेसिया कोलाई के डीएनए में हमने डाल दिया। अब इसेरेसिया कोलाई क्या करता है कि वह इंसुलिन, चूंकि उसमें इंसुलिन का जीन हमने डाल दिया तो इंसुलिन जो है वह उत्पादित करता है, और उसके उत्पादित इंसुलिन को किसी व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। तो हम ये जो हमने एक पहले से डीएनए था, है ना, अब इस डीएनए के एक टुकड़ा को हमने निकाल कर, और ये दूसरा जो है ये जो डीएनए है वह इंसुलिन पैदा करता है, इसमें हमने डाल दिया। अब ये जो जीन बना इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट जीन या हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार यह कार्य करेगा और नया प्रोटीन बनाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, जो हमें नए नए पदार्थों को बनाने में भी कार्य करता है, मदद करता है, और इससे हम रोगों का उपचार भी करते हैं। तो ये जो टोटल जो काम किया जाता है, एक डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, उसमें हेरा फेरी करके, वो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इंजीनियरिंग सिर्फ लोहा से काम करना, पुल का निर्माण करना, लेथ मशीन पर काम करना ही नहीं होता है। इंजीनियरिंग बायोलॉजी में भी है, जो हम लोग जीन वगैरह को मरम्मत करते हैं या नए जीन बनाते हैं।
जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इंजीनियरिंग जो है बायोलॉजी में भी है। सो इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं, है ना, तो जेनेटिक इंजीनियर भी बन सकते हैं बायोलॉजी पढ़कर। दूसरी बात है अनुवांशिक रोगों के निदान में सहायक। अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है? ऐसे रोग जो एक वंश से चलते आए हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आई है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका डीएनए पहले से क्या हो गया रहता है? खराब हो गया रहता है, यानी चेंज हो गया रहता है, यानी हम जो चाहते हैं वो डीएनए उसके अंदर नहीं रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या कि ये उसके डीएनए को काट कर हम सही डीएनए को, एक दूसरे व्यक्ति से डीएनए काट कर उसके डीएनए में हम डाल देंगे। जब उसके डीएनए में डाल देंगे तो अब उसका बॉडी जो है अब अपने पूर्वज के समान नहीं काम करेगा। एक सामान्य जो है बॉडी के जैसा जो कार्य करता था उसके जैसा वो प्रोटीन का निर्माण करने लगेगा और सही ढंग से काम करने लगेगा। तो उसका जो भी अनुवांशिक विकार जो था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसका काम जो था वो कर रहा था, जो विकार जो रोग पैदा कर रहा था, वो रोग उसका क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से यह जो है जो भी अनुवांशिक रोग होता है, जो किसी एक वंश में डीएनए बहुत पहले से खराब होता आया है, उसके डीएनए को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा चेंज करके और फिर से उसका नॉर्मल डीएनए बना सकते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो भी व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति था वह चल सकता है, ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से डीएनए को हम लोग आजकल इतने कामों में लाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप जो मैं आज पढ़ाया उसका एक बहुत ही अच्छा नोट्स बनाकर मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।